ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਚੈ ਦਾ ਆਪ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੁਝਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮਾਡਲ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਪੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧਰੂਵ ਵਧਵਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਧਰੂਵ ਜੀ ਆਪ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल के को कन्वीनर हो। हुण मैं चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी नूं अनुरोध करूंगा कि वो साडे समक्ष अपनी गल रखणगे। बहुत दिनों बाद आप सब पंजाब के मीडिया के साथियों के साथ बातचीत करने का मुझे मौका मिल रहा है। कई दिन से हरियाणा के साथ सिमटा हुआ था। पहले जब चंडीगढ़ का प्रभारी था तो केवल चंडीगढ़ के मीडिया से बात होती थी। जब किसान मोर्चा का 6 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो यहाँ ज़्यादा बात होती थी पंजाब के मीडिया के साथ, और अभी वहाँ मंत्री रहते हुए या वहाँ की जिम्मेवारी के नाते वहाँ ज़्यादा बात होती रही। मैं एक बात कह सकता हूँ कि एक समय था जब हम हर बात के लिए पंजाब की तरफ देखते थे कृषि के मामलों में, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा ने बेहतर काम किए और मैं कह सकता हूँ कि पंजाब का घोषणा पत्र जो बना है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिसमें अब हरियाणा में जो किया उसी के हिसाब से यहाँ भी करने का संकल्प रखा है। पहली बात में मुझे इस बात का आनंद है कि हम हरियाणा की सभी फसलों को एमएसपी पे खरीदते हैं और हमारे पंजाब के घोषणा पत्र में भी ये कहा है कि 5,000 करोड़ रुपया हम हर साल रखेंगे। इससे डाइवर्सिफिकेशन के बाद जो दूसरी फसल आएंगी उनको भी एमएसपी पे खरीदने का पाजी इधर अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो खरीद के साथ डिपेंड करता है। तो इसके कारण से जब बाकी फसलों की भी खरीद होती है तो किसान बदलता है, डाइवर्सिफिकेशन करता है। हम सरसों खरीद रहे हैं तो वो अच्छी सरसों उगा रहा है, हम बाजरा खरीद रहे हैं तो अच्छा बाजरा भी उगा रहा है, हम बाकी फसलें खरीद रहे हैं दलहन और तिलहन की तो सूरजमुखी चना तो वो भी उगा रहा है। तो इसके कारण से जब कीमत की गारंटी मिलती है तो उसमें से एक अच्छी मुझे इस बात की खुशी है कि वो उस रास्ते पर जाने की बात संकल्प पत्र में कही है। तो इस पे आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से हम मोनोक्रॉपिंग से बचकर बाकी सब फसलों से आमदनी की गारंटी होगी। तो उस रास्ते पर आगे बढ़ने की बात, ये बहुत ही अच्छी बात संकल्प पत्र में कही है। मुझे लगता है कि इस रास्ते पर बढ़ते हैं तो पूरा हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो हम सब उसके लिहाज से, धरती की सेहत के लिहाज से भी और लोगों की सेहत के लिहाज से भी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी 2023 को मोटे अनाज का वर्ष के रूप में घोषित किया है कि किस तरह से हम मिक्स्ड अनाज खाएं और हमारी सबकी सेहतें अच्छी हों। और जब अलग अलग क्रॉप पैटर्न से फसलें उगाई जाती हैं तो धरती की सेहत भी अच्छी होती है, एक ही क्रॉप पैटर्न से वो कमजोर होती जाती है। तो जो पंजाब की और हरियाणा की सबकी जरूरत भी है कि हमारी धरती की सेहत अच्छी हो। दूसरी बात मुझे जो इसकी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा, बहुत मुझे मेरे लिए आनंद का विषय है कि एक चीज़ हम हरियाणा में भी लेके आए। हम लेके आए वहाँ के बीपीएल के जितने भी किसान हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की
कि हम 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि की हर किसान को देंगे, और उन्होंने देना शुरू कर दिया। हरियाणा सरकार ने भी एक अनाउंसमेंट की कि हम जो बीपीएल के नीचे के किसान हैं या 5 एकड़ से नीचे के किसान हैं उनको हम भी देंगे, और उसके साथ साथ हम देंगे उसकी घोषणा की। तो उसकी 2 साल से वो शुरू है, वो अलग रूप में शुरू है। कोरोना में तो नगद भी दिया, लेकिन कोरोना के अलावा उन्होंने 2 तरह के बीमे के पैसे देने शुरू किए। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा जो है, और उस तरह से 3 जो है पेंशन स्कीम है, छोटे व्यापारी के लिए, छोटे सीमांत किसान के लिए और मजदूर के लिए। उनकी पेंशन की किस्त जो है हरियाणा सरकार ने भरनी शुरू की, और उससे आगे बढ़ के अब वो इन छोटे किसानों का फसल के बीमा की जो किस्त है वो भी हरियाणा सरकार देगी। तो उसके कारण से एक अच्छी मुझे लगता है कि यहाँ भी ये कहा गया है कि 6,000 रुपये हम जो है उनको देंगे जो लैंडलेस हैं। प्रधानमंत्री का 6,000 लैंड वालों के लिए आ रहा है, तो लैंडलेस को जो देने की बात कही है, तो मुझे लगता है कि इसमें से एक बहुत बेहतरी की बात हम जा रहे हैं। इसी में से एक बात हरियाणा की तर्ज पर आ रही है कि जो कही है कि हम जिस तरह से हमने भावांतर भरपाई देकर अपनी 19 फसलों को संरक्षित मूल्य दिया है, यानी अब हमारा कोई भी किसान, आपको ऐसी फोटो नहीं मिलेगी कि वो सड़क पर टमाटर फेंक गया, सड़क पर आलू फेंक गया, सड़क पर अपनी किसी फसल को फेंक गया। एक मिनिमम की गारंटी हम देते हैं, और उसके अंदर 3.25 लाख एकड़ तक एरिया भी हमारा वहाँ कवर होता है, जो किसान रजिस्टर खुद कराते हैं, और लगभग 1.25 लाख किसान तक रजिस्टर कराने लगे हैं, नंबर ऑफ फार्मर्स की बात करेंगे तो। और जो भी प्राइस का गैप होता है 19 फसलों का एक चार्ट बनता है कि ये 5 रुपये किलो, ये 6.5 रुपये किलो, जैसा जिस फसल का एक कॉस्ट आती है उसके हिसाब से ये जिम्मेवारी सरकार लेती है कि उससे कम पर आपकी बिकती है तो जो उस दिन का बीबीवाई रेट है, बीबीवाई रेट का मतलब होता है कि आसपास की 4-5 मंडियों का जो औसत रेट कितने में बिक रहा है, और जो सरकार ने देने की गारंटी दी है उसका गैप इंडिविजुअल को नहीं दे सकते, क्योंकि इंडिविजुअल तो कितना भी कम ज्यादा कर सकता है। तो 5-4 आसपास की मंडियों के औसत का रेट को बीबीवाई रेट कहते हैं। उसके जो घोषित रेट है, मान लो उस दिन 5 रुपये सरकार का घोषित है और 3.5 रुपये में मान लो आलू बिक रहा है, तो 1.5 रुपया सरकार देती है, उसको 5 पूरा करती है। तो ये भावांतर भरपाई योजना की बात यहाँ भी आई है, मुझे इस बात का आनंद है। एक और इसमें से अभी आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि 5,000 करोड़ राशि देंगे तो शायद उस पर पंजाब भी आगे बढ़ेगा। मेरा सुझाव भी है इन्हीं 19 फसलों को अब हम मौसम के आधार पर भी बीमा देंगे। मतलब अभी तक हम मंडी में सुरक्षित कर रहे थे, बाजार वो खेत में भी सुरक्षित करेंगे इन सभी फसलों को। उसके लिए भी जो है योजना हरियाणा में बन चुकी है, अभी नोटिफिकेशन होने वाला है, इम्प्लीमेंट होगी तुरंत। एक अच्छी योजना वहाँ बनी। एक इसमें से जो और अच्छी मुझे लगता है कि खुशी की बात है कि भाई जो इन्होंने कहा है कि भाई हम कर्जा माफी भी करेंगे। घोषणाएं तो पंजाब सरकार ने जो पिछली बार बनाई तब भी की थी, लेकिन जिस रास्ते पर उनको पहुंचना चाहिए था उस रास्ते पर वहां तक नहीं पहुंचे, किसी भी राज्य में नहीं पहुंचे। अभी राजस्थान के भी हम इश्यूज देख रहे थे, बाकी राज्यों के भी इश्यूज देख रहे थे, तो उस नाते से ये इस विषय में आए हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल इस नाते से करने वाला है। सोलर सिस्टम पर, क्लीन एनर्जी पर बढ़ने के लिए भी पंजाब कह रहा है जीरो बजट खेती, ये पूरे देश का एक आग्रह बन रहा है, और उस पर भी पंजाब ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हम यहाँ भी जीरो बजट खेती को, क्योंकि आज सबसे बड़ी जरूरत ये हो गई है कि जैसी माँ की सेहत वैसे बच्चों की सेहत। अब बचपन में तो हम अपनी माँ का दूध पीते हैं, लेकिन जब हम बड़े बच्चे हो जाते हैं तो धरती माँ पर डिपेंड रहते हैं, और धरती माँ की सेहत का सीधा संबंध हमारी सेहत से रहता है। तो उस नाते से जैसी धरा है हमारी, जैसी स्वस्थ है जितनी, उतना ही स्वस्थ हमारा स्वस्थ रहता है। बहुत सारी बीमारियां इसके कारण से आई हैं। पंजाब में तो उस पर बहुत स्टडीज भी हुई कि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स के कारण से जो दिक्कतें आई हैं खेतों में, और बड़े किलर बने हैं कुछ, हार्ट अटैक एंड कैंसर जो है एक्सीडेंट के बाद बड़े किलर हैं। तो इस पर आप पूरे देश की चिंता बढ़ी है, पूरा देश उस पर काम करना चाहता है। तो पंजाब ने भी अपने संकल्प पत्र में ये कहा है कि हम जो है जीरो बजट खेती, इस तरह से उससे सेहत सुधरेगी, धरती की सेहत सुधरेगी तो फसलों की सेहत सुधरेगी, और फसलों की सेहत सुधरेगी तो हम सबकी सेहत सुधरेगी। एक बहुत अच्छी बात उसमें कही, और इस पर जो बढ़ने का संकल्प है
मुझे लगता है कि एक बहुत पहले दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। और अभी उनकी पुण्यतिथि अभी गई है, बलिदान दिवस 11 फरवरी को। पंजाब ने भी ये बात कही है कि हम हर खेत तक जो है पानी पहुंचाएंगे। मुझे लगता है कि दोनों ही राज्यों को, हरियाणा और पंजाब, हरियाणा के बारे में भी मुझे लगता है और पंजाब के बारे में भी लगता है, अच्छे वाटर मैनेजमेंट की जरूरत है इजराइल की तरह से। मतलब इजराइल हम दोनों से कम पानी होते हुए भी अपना अच्छा वाटर मैनेजमेंट करता है, हमारे पास अवेलेबिलिटी उससे बेहतर होते हुए भी हम उसमें पानी के घाटे के बजट में रहते हैं। तो अच्छे वाटर मैनेजमेंट के साथ पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो संकल्प लेकर चले, तो उसके नाते से एक पंजाब अभी एक बात में लीडर है, दूध में लीडर है पंजाब पूरे देश में, दूध उत्पादन में हरियाणा नंबर 2 पर है। लेकिन बाकी जो अलाइड सेक्टर हैं उसके अलावा, जिसमें फिश में भी हम आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। इसी प्रकार से हनी में हम आगे जा सकते हैं। इसी तरह से हम जो है जो बाकी मसालों की या मशरूम और बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर के साथ, आज हॉर्टिकल्चर की बात तो मैं पहले ही भावांतर के साथ की है मैंने, ऐसे सारे क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ते हुए कैसे हम जो है किसान की समृद्धि की तरफ ले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे विजन के साथ यहाँ डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है और उसके हिसाब से हम इसमें जो सबसे बड़ी मैं बात मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि कुछ चीज़ों में अभी हमको और बेहतरी की तरफ जाने की तरफ सरकार भी उस नाते से प्रोत्साहित कर रही है। और हमको भी, जैसे अमूल ने एक बड़ी तरक्की की है कोऑपरेटिव के माध्यम से, वरेका और विट्टा उतना आगे नहीं गए, तो हमको भी अब एफपीओज के माध्यम से, कोऑपरेटिव्स के माध्यम से मार्केटिंग को और बेटर करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है अमूल का पूरे देश में, बाकी राज्यों में भी ऑपरेट कर रहा है वो अपने राज्य से बाहर निकल के। तो हम भी इस डेयरी के सेक्टर में हम राज्यों को अभी और आगे जाना है और फार्मर्स को भी अपने एफपीओज के माध्यम से सरकार प्रमोट कर रही है कि डायरेक्ट मार्केटिंग वो कैसे अपने एफपीओज के माध्यम से अधिक कर सके और ऐसी चेन डेवलप हो सके कि जिसके माध्यम से जहाँ कोल्ड चेन की आवश्यकता है, जहाँ तेज चीज़ों को पहुँचाने की आवश्यकता है, जैसे केंद्र सरकार ने भी किसान ट्रेन और बाकी सब के माध्यम से शुरू किया है, तो उस नाते से मुझे लगता है कि अर्बन एरिया भी बहुत बड़ा है पंजाब का, और उस नाते से फ्रेश चीज़ें पहुँचना ये अपने आप में आज की तारीख में एक बड़ी बात होती है। उसका ग्राहक भी बना है, क्वालिटी एंड फ्रेश, ताज़ा मिल रहा है और क्वालिटी का मिल रहा है। तो उस नाते से हम इस पर और मुझे लगता है कि आगे बढ़ेंगे और ऐसी सोच के साथ पंजाब ने घोषणा पत्र तैयार किया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी उनके साथियों के साथ, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि और जो सवाल खड़े हुए हैं, जो चैलेंजेस खड़े हुए हैं, जो मैंने यही किसान भवन में एक किसान मोर्चा का जब मेरे पर दायित्व था, तो किसान भवन में, पंजाब के किसान भवन में एक 2 दिन की वर्कशॉप की थी, शायद किसी पुराने साथी को याद हो। ग्रीन रेवोल्यूशन से हमको क्या फायदे हुए और क्या नुकसान हुए, और उसमें से बहुत सारी चीज़ों में जहाँ हम आगे बढ़े, हमारी एग्रीकल्चर आगे बढ़ी, हमारी खाद्यान्न की कमी एक तरह से पूरी हुई। नहीं तो मैं जब विद्यार्थी था तो पढ़ाया जाता था कि जनसंख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, अनाज का उत्पादन कम तेज़ी से बढ़ रहा है। आप में से शायद कुछ लोगों ने वो पाठ पढ़ा हो, लेकिन उसकी पूर्ति पंजाब और हरियाणा ने की, और आज हमारी आबादी से दुगनी आबादी को हम अनाज खिला सकते हैं। लेकिन आज का चैलेंज क्वालिटी प्रोडक्शन का है, आज का चैलेंज छोटी होती हुई जोत का है, आज का चैलेंज बेटर मार्केटिंग का है। तो ये जो नए चैलेंज हैं, उन चैलेंजों को मीट आउट करने के लिए, उस तरह से आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है कि ठीक सोच के साथ हम आगे बढ़ें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के किसान भाई जो है उस प्रकार से सफल बनाएंगे। और मुझे लगता है कि एक रोल मॉडल जो पंजाब पूरे देश का रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिर से रोल मॉडल बनेगा। धनखड़ जी, एक सवाल है मेरा। अभी रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि 75 साल में बीजेपी सरकार में पहली बार बैंक फ्रॉड इतना बड़ा हुआ है, 5,35,000 करोड़ रुपए का। और साथ ही उन्होंने उदाहरण दिया कि
एबीजी एक शिपयार्ड कंपनी है गुजरात की, उसने 28 बैंकों का 22,842 करोड़ का स्कैम किया है और कहीं ना कहीं उसे शेल्टर किया गया है बीजेपी द्वारा, क्योंकि 2007 में भी जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उन्हें जो लैंड दी गई थी वो भी मौजूदा रेट से कम दी गई थी और आज उन्होंने कहा कि ये शेल्टर कहीं ना कहीं जानबूझ के किया गया है और उस स्पेसिफिक उस कंपनी को बचाने के लिए। देखिए, सवाल मेरे सामने अभी आया है तो मैं इसकी तथ्य लेकर आपको जरूर उत्तर दूंगा, क्योंकि इससे पहले सवाल मेरे ध्यान में नहीं था। मैं उस पर ऐसे ही अंदाजे से सारे हेडलाइन है तो देवाला जरूर उठाया, बीजेपी के बाकी प्रवक्ता भी देंगे, मैं भी जानकारी लेंगे। सर, एसकेएम ने प्रधानमंत्री के जो पंजाब दौरे उसका विरोध का ऐलान किया है, कहा कि जो वादे हुए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए, चाहे एमएसपी गारंटी हो, किसानों का जो मामले दर्ज है वापस। देखिए, एमएसपी गारंटी पर कमेटी वाला विषय आगे बढ़ गया है। हरियाणा में तो हमने पार्टी की तरफ से सब किसान परिवारों को जो कंपनसेशन देने का विषय था वो भी उनके परिवारों तक सब पहुंचा दिया है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की कमिटमेंट थी उस तरह से मुकदमे भी जो हरियाणा सरकार वापस ले सकती थी वो सब हमने ले लिए हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वो बताएगी, लेकिन हम उस पर काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। तो फिर विरोध सर, मुझे लगता है कि अब उसका कोई कारण नहीं है। कोई विरोध के लिए विरोध करता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिस बात का आप लॉजिक दे रहे हो उस लॉजिक से तो चीजें बहुत आगे चली गई हैं। सर, इसी से जुड़ा था, कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी कार्यक्रम था, कई 2-3 जनसभाएं थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। वहाँ लुधियाना में भी कुछ किसानों ने विरोध किया। प्रधानमंत्री आ रहे हैं कल यहाँ पंजाब में, उससे पहले ही फिर से विरोध की जो राजनीति शुरू हुई है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में मैं ये मानता हूँ कि चुनाव ही सबसे बड़ा जो है इस बात का मंत्र है, इस बात का यंत्र है, इस बात का तंत्र है कि आपने अपना मत कहाँ देना है। और ये अभिव्यक्ति हमको हमारे संविधान निर्माताओं ने दी है और इसी के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करनी चाहिए। हम किसी और माध्यम से अगर अभिव्यक्ति करते हैं चुनाव के माध्यम से, तो इसको लोकतंत्र की मर्यादा में अच्छा नहीं माना जाता। और मुझे लगता है कि बेहतर बात इसी में है कि किसी जिसका जो मत है उसके हिसाब से वो वोटिंग करे और उस वोटिंग के हिसाब से ही अपने मत को अभिव्यक्त करे। इससे सुंदर अभिव्यक्ति का कोई तरीका नहीं है। बाकी उससे कोई अभिव्यक्ति है तो वो लोकतंत्र की मर्यादा का हनन करती है। सर, प्रधानमंत्री का भी दौरा है, कांग्रेस भी और स्पेसिफिकली अगर कहें तो उनके जो सांसद हैं रवनीत बिट्टू, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए जो रोड का मार्ग है वो सेफ नहीं है, इसलिए उन्हें हवाई मार्ग का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, इसका निर्णय करने में तो बहुत सारी संस्थाएं जो सिक्योरिटी से जुड़ी होती है वो करती हैं। मेरा इसमें कुछ कहना मुझे बनता नहीं है, वो सब तय करते हैं। एमएसपी की बात कर रहे थे सर आप, शुरुआत आपने वहीं से की। ये कंपैरिजन है हरियाणा पंजाब में कितनी फसलें हैं जो एमएसपी में प्रदेश सरकार अपने स्तर पर खरीदती है, गेहूं और धान को छोड़ दें? देखिए, हम तो हरियाणा जितनी भी फसलें उगाता है वो सारी की सारी फसलें खरीदते हैं और पंजाब में केवल 2 फसलें खरीदते हैं जो केंद्र खरीदता है, झोना यानी पेट और कनक गेहूँ। बाकी हम तो यहाँ पर मूंगफली हैं, पर सरसों पर खरीदते हैं, हमें बाजरा भी खरीदते हैं, सूरजमुखी भी खरीदते हैं, चना भी खरीदते हैं। यानी जिन जिन चीज़ों की फसल किसान उगाता है और कॉटन सीसीआई के द्वारा खरीदवाते हैं, जो भी किसान की उपज है और जो किसान इस बात का आग्रह करता है कि मेरा ये उत्पादन हो रहा है, वो 8-9 फसलें तो अच्छे मोटे तौर पर मैं कहता हूँ कि आती हैं। और सब्जी की 19 फसलों के लिए मैंने कहा कि हमारी संरक्षित प्राइस है, अगर मार्केट में रेट कम रहता है तो हम उसका पैसा देते हैं। तो हरियाणा की एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि हर फसल को हमने किसान को उचित पैसा मिलने के लिए संरक्षित किया। सर, पंजाब में बीजेपी अपने आप को कहाँ देखती है, जहाँ अकाली दल है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी की क्या स्थिति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मुझे आनंद है कि बहुत वर्षों से बहुत छोटी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ती थी, कसमसा के रह जाती थी, पंख खुले हैं और ऊंचे उड़ेंगे। सर, लोकसभा सांसद रवनीत बिट्टू ने कल बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तंज कसा है कि दोबारा जो कल रैली होने वाली है प्रधानमंत्री की, वहां पर लोग मौजूद नहीं रहेंगे। ऐसे में कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को भी भेज देगी ताकि प्रधानमंत्री को शर्मिंदगी ना हो। इस बयान को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, हर कोई अपनी जगह पर खड़े होकर लोकतंत्र में या चुनावी माहौल में अपनी बात करता है, लेकिन उसकी बात में कितना अर्थ होता है ये मीडिया भी सब समझता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे अर्थहीन बयान अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर किया करते हैं। जो सबसे लोकतंत्र का सबसे सुंदर बात यही है कि उसकी अभिव्यक्ति वोटों के रूप में होती है।
सर आपने काफी लंबे समय किसानों के साथ काम किया, किसान मोर्चा में रहे। अब ये इस बार जो पंजाब विधानसभा चुनाव है मल्टी कॉर्नर फाइट है और उसमें किसान संगठनों की एंट्री हुई है, पॉलिटिकल पार्टी बनी है। एसकेएम से बहुत सारी 22 के करीब संगठन उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। गुरनाम सिंह चडोनी भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या प्रभाव देखते हैं आप इन पार्टियों का जो किसान संगठनों से पॉलिटिकल पार्टी? देखिए अच्छी बात है, टेस्ट हो जाएगा। पहले भी किसान नेताओं ने चुनाव लड़े हैं, चडोनी साहब ने भी लड़े हैं और टिकैत जी ने भी लड़े हैं, और फिर से अपने को आजमाते रहना ये अच्छी बात है। धनखड़ साहब, हरियाणा में पहले इनेलो के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती रही है और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा, और अब पंजाब में भी एनडीए जो है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो क्या देखते हैं कि हरियाणा की तरह रिपीट कर पाएगी पंजाब में भारतीय जनता? आज पंजाब की बात करें, अभी तो पंजाब की बात करें। बिल्कुल पंजाब में तो नहीं, पंजाब में तो निश्चित रूप से हम मिलकर चले हैं और काफी मैं कहूँगा कि एक वातावरण उस प्रकार का रोजाना हरियाणा के बहुत कार्यकर्ता हमारे यहाँ लगे हुए हैं, विधायक लगे हुए हैं, पदाधिकारी लगे हुए हैं। तो मेरे पास सब अच्छी रिपोर्ट है, बहुत अच्छा वातावरण उस नाते से बन रहा है। सर, प्रियंका गांधी आज पंजाब पहुंची हैं, उनकी तरफ से बकायदा कैप्टन अमरिंदर सिंह को निशाने में लिया गया है। उनका कहना है कि 5 साल जो सरकार चली है पंजाब में उसमें कमियां रही है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ साठगांठ करके सरकार चला रहे थे। कैसे देखते हैं सर लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ये निशाना? देखिए, व्यक्ति और संस्था ये दोनों मिलकर वर्क करते हैं। पार्टी एक संस्था है, व्यक्ति को नेतृत्व दिया जाता है। कैप्टन साहब से शायद पूछेंगे तो वो कहेंगे मुझे काम नहीं करने दिया गया। कैसे रेत चोर और बाकी सब लोग किस किस तरह से परेशान करते रहे ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग, और उनको कहेंगे तो वो उनसे बाहर है इसलिए उनको कहेंगे। मुझे लगता है कि जब दायित्व देकर कांग्रेस ने चलाया हुआ था तो उस समय की जिम्मेवारी जो है उस समय के कांग्रेस की लीडरशिप की है, जिससे प्रियंका गांधी, राहुल जी और सोनिया जी बच नहीं सकते हैं। हरियाणा और पंजाब दोनों भाई भाई हैं, दोनों किसान, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक नफरत फैलाई जाती है एसवाईएल को लेकर, तो उस पर आपको क्या स्टैंड है? मुझे लगता है अब तो दोनों भाई भाई मिलकर फैसला करने को तैयार हो रहे हैं। सर, किसान आंदोलन के बाद जो एक विरोध हुआ था उसका असर अभी भी है, क्योंकि काफी जगह भी देखने आया कि आपके गठबंधन के जो प्रत्याशी वो 2 तरह के पोस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक में शहर में लगता है तो मोदी जी होते हैं, और जब वो गांव ग्रामीण इलाकों में लगते हैं तो वहाँ पर दूसरे चेहरे बदले हुए होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन का इम्पैक्ट? मुझे लगता है कि अब सब लोगों ने इस बात के, मोदी जी की इस बात को बहुत पॉजिटिवली लिया था कि जब उन्होंने ये कहते हुए कि भाई हम जहाँ तक इस विषय को पहुँचाना चाहते थे, जहाँ तक इस विषय को समझाना चाहते थे, नहीं समझा पाए। उसके बाद उन्होंने एक तरह से बहुत बड़े मन से क्षमा मांगते हुए इसको वापस लिया था, और मुझे लगता है कि पूरे जो है पंजाब ने इसको बहुत आदर के साथ लिया था। बहुत थोड़े लोग जिनके मन में कुछ पॉलिटिकल कसक हो उनकी बात तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आसिज ने उसको बहुत बड़े मन के साथ लिया था, उसको स्वीकार किया था। मुझे लगता है उसका पंजाब के चुनाव में भी जो है परिणामों में असर दिखाई देगा। सीटें कितनी आएगी सर इस बार? ये तो हम और आप सब गिनेंगे, सरकार बनाएंगे। इसी में एक पॉइंट जोड़ना है, भगवंत मान साहब और केजरीवाल जी अभी एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पंजाब में भाजपा की 5 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी। देखिए, हर कोई आदमी, मैं कहूँगा कि अपने ख्यालों में, अपने ख्वाबों में, अपनी इच्छाओं में चलता है, लेकिन भगवंत मान जी के जैसे मैंने चुनावी जनसभाएं जैसे बोलते हुए, जैसे वो बाकी नज़ारे देखे हैं, तो मुझे लगता है कि उन नज़ारों के बाद कितना पंजाब उनको सीरियसली ले रहा है मुझे लगता नहीं है। सर, अक्सर विरोधी धਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਪਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਆ, ਵੱਡਾ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ बीजेपी ने ਕਿਹੜਾ किसानों ਲਈ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? देखिए, एक तो मैं कह सकता हूँ, मैंने लंबे समय तक किसानों के साथ 10 वर्षों तक मैं किसान मोर्चा का ऑफिस में रहा हूँ। बाद में मुझे 5 साल तक कृषि मंत्री रहने का मौका मिला है। 15 वर्षों की मेरी वर्किंग है फार्मर्स के साथ। किसान के घर का जन्म है। कोई सरकार ऐसी नहीं आई जिसने किसान को सीधे 6,000 रुपये इस तरह से देने शुरू किया हो। कोई सरकार ऐसे नहीं आई। बड़े बड़े किसानों परिवारों से लोग बड़े ऊंचे पदों पर पहुंचे। सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचकर भी लोगों ने ये दावे किए कि हम किसान पुत्र हैं।
लेकिन 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम किसी ने नहीं दिए। CACP में पहली बार 5 रुपए 10 रुपए बढ़ाए जाते थे, चुनाव आता तो 50 रुपए बढ़ाते थे। अब फार्मूले के साथ बढ़ते हैं, लागत पर 50% प्रॉफिट। जब हम छोटे थे तो जब ओलावृष्टि होती थी तो हमारी माँ कहती थी, बेटा तवा मुद्दा मार दे। एक सतपथा पता नहीं पंजाब में है कि नहीं, हरियाणा में चलता था कि तवा उल्टा करने से ओलावृष्टि रुक जाएगी। लेकिन मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना शुरू की। हरियाणा में भी हमने डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा, आज मुझे इस बात को मैं आपके साथ कह सकता हूं बड़े उसके साथ कि 5 साल में सरकार में मंत्री रहा और इन 7 वर्षों में 1000 करोड़ से ज्यादा 8,500 करोड़ रुपया किसानों को कंपनसेशन का दिया है। 7 वर्षों में 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए हर साल दिए। जो कमिटमेंट करके आए थे, तो ऐसी किसी भी सरकार की, इससे पहले की किसी भी सरकार की, मैं बड़ी डंके की चोट पर कह रहा हूं, किसी भी सरकार की ये चीज निकाल के ले आओ कि किसानों को जिन्होंने जोखिम फ्री किया हो, किसानों को जिन्होंने 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम दिए हों, तो ये जो किसानों को डायरेक्ट पैसा किसी ने उनके लिए दिया हो, ये केवल काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं कहूंगा कि किसानों के लिए सबसे अच्छा कोई करने वाला व्यक्ति है। गुजरात का भी मैंने देखा, मैं 2002 की चुटनी माटे वहां शुरू हुआ था 2002 के चुनाव से, और लगातार चुनाव में 14 तक भी मैं जाता रहा हूं। अपना लोकसभा चुनाव लड़के भी मैं गया था। मैंने बदलते हुए स्वरूप को वहां देखा। जहां लगातार अकाल पड़ते थे वहां खेती लहलाती हुई कपास की मैंने देखी। जहां कच्ची ऐसी जगह पर बैठ के मीटिंगें मैंने की थी धर्मशालाओं में, वहां AC कमरों में, मंडियों के AC जो है किसान भवनों में बैठकर मैंने मीटिंगें ली 14 तक आते आते। पूरा बदलाव हमने वहां देखा है क्रॉप पैटर्न का। तो ये ऐसी शख्सियत है हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने वास्तव में परिवर्तन ला के दिखाया है। और मैंने जो बातें कही, ये तीनों बातें डंके की चोट पर कही हैं। किसी ने किया हो तो बताइएगा। परिवर्तन की बात की आपने, एक बड़ा परिवर्तन किया है। आरती सी जेड़े पैसे दिंदे सी फसलों के, हुण सीधे किसानां दे खाते च आउंदे आ। पर जेड़े बलवीर सिंह राजेवाल वो कहते हैं भी आरती साडे सर्विस प्रोवाइडर सी, काफी उन्होंने इस मसले। देखिए, राजेवाल जी और चढ़ोणी जी दोनों आड़ती हैं। किसान नेता के नाते जो है लोगों में भ्रम फैलाते हैं। और डायरेक्ट पेमेंट उस समय शुरू की प्रधानमंत्री जी ने जब ये आड़ती आंदोलन कर रहे थे। मुझे खुशी है इस बात की, जब ये इनके आंदोलन करने इसलिए गए थे कि वो डायरेक्ट हो रहा था, और इनके आंदोलन के बीच में ही किया प्रधानमंत्री जी ने। ये और भी आनंद की बात है। सर, आप चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे हरियाणा मॉडल पेश करने पंजाब में? हरियाणा मॉडल को पेश करने के लिए आप जाएंगे पंजाब में? नहीं, निश्चित रूप से मैं आया हुआ हूँ। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा लोगों को? नहीं, निश्चित, जहां जहां भी मुझे कहेंगे, बाद में भी साथ बैठ के सरकार बनने के बाद जिस भी भाई को कृषि मंत्रालय मिलेगा, मैं उसके साथ बैठ के योजनाएं जो मैंने अपने यहाँ की थी उससे भी बेहतर जो बाद के आइडिया तो और भी अच्छे आते हैं, उन सभी आइडियाज के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बहुत हो गया। फिलहाल जो पंजाब कांग्रेस है उसमें हम जिस तरह देखे पहले, जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी में CM चेहरे के लिए वोट रही, अब जो राजा वड़िंग है वो कहते हैं कि मंत्री बादल उन्हें चुनाव हरवाना चाहते हैं, परनीत कौर भाजपा के लिए प्रचार कर रही है। तो ऐसी पार्टी जो आपस में लड़ रही है, इसका क्या भविष्य देखते हैं आप पंजाब? देखिए, इस समय तो मैं एक ही बात देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से उसके सहयोगी की सरकार आ रही है। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बाकायदा कृषि करके ये भी आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों से कई वादे किए गए थे लेकिन गुमराह किया गया है। खासकर हरियाणा के किसानों का जिक्र किया है, उन्होंने मुकदमे वापस नहीं लिए। हालांकि आपने अभी कहा कि ले लिए गए हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक थोड़ा बता दें। विस्तार पूर्वक देखिए, जितने भी हरियाणा सरकार के मुकदमे थे वो अनिल विज ने 2 दिन पहले आंकड़ा दिया है, 82 मुकदमे वापस हो गए हैं। जो रोड और लाइनों के हैं वो केंद्र से संबंधित हैं, उनकी अनुमति ली जा रही है। और हुड्डा साहब से पूछिए, कांग्रेस पार्टी ने बड़े जोर से वादा किया था कि 2-2 लाख रुपए हम किसानों के यहाँ पहुंचाएंगे, उनके पहुंचे कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने वो राशि पहुंचाई।